अक्टूबर 2024 का महीना था। तेहरान की एक विशाल मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई सिर्फ उस एक चेहरे को देखने के लिए बेताब था जो पूरे 5 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर दुनिया के सामने नजर आने वाला था। और फिर वो जाना पहचाना चेहरा सबके सामने आया। वो चेहरा था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का। उस वक्त उनकी उम्र 84 साल की थी, लेकिन उनकी आवाज में वही पुरानी तल्खी और वही पुराना गुरूर साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने समर्थकों से गरजते हुए बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि इजराइल अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा था कि हमें अपने अडिग विश्वास को मजबूत करते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ डटकर खड़े होना चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमा। ठीक 17 महीने बाद दशकों तक कई अलग अलग दुश्मनों के खिलाफ लगातार लड़ने वाले खामेनेई का सामना अपने जीवन के आखिरी और सबसे खौफनाक टकराव से हुआ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज के इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने दशकों तक पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया। एक ऐसा चतुर कूटनीतिज्ञ, एक ऐसा नेता जिसका नाम ही पश्चिमी देशों और इजराइल की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी माना जाता था। लेकिन शनिवार की रात हुए एक बेहद विनाशकारी हमले ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अयातुल्ला अली खामेनेई के एक मामूली मौलवी के बेटे से लेकर ईरान के सबसे ताकतवर और खौफनाक सुप्रीम लीडर बनने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी तफसील से बताऊंगा। साथ ही हम गहराई से यह भी समझेंगे कि उनके खात्मे से ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य पर आगे क्या गंभीर असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि दुनिया के नक्शे पर खींचने वाली एक बिल्कुल नई लकीर की कहानी है। शनिवार को इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान पर जो भीषण और विनाशकारी बमबारी की है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस भयानक हमले के बाद पूरी दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इस घातक हमले में मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को ही मीडिया के सामने इस बात के बहुत ही साफ संकेत दे दिए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान के अंदर यह साफ तौर पर छिपा हुआ था कि खामेनेई अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं। उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी खुलेआम दुनिया के सामने यह दावा कर दिया कि खामेनेई इस हमले में मारे जा चुके हैं। शुरुआत में तो ईरान की तरफ से इस पूरे मामले पर गहरी खामोशी छाई रही, लेकिन फिर कुछ देर बाद ईरानी स्टेट मीडिया ने भी भारी मन से इस खबर पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। जब सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की बारीकी से जांच की गई तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक नजर आया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थीं कि शनिवार के शुरुआती मिसाइल हमलों में ही खामेनेई का वो सुरक्षित और अभेद्य माना जाने वाला कंपाउंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के टारगेट के बिल्कुल बीचों बीच यानी क्रॉस हेयर्स में सबसे पहले अयातुल्ला अली खामेनेई ही मौजूद थे। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने कभी भी अपनी इस दिली ख्वाहिश को दुनिया से नहीं छिपाया कि वो खामेनेई को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पूरे राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बरसों से सोचा गया अपना ये सबसे बड़ा और अहम मिशन आखिरकार पूरा कर ही लिया है। अगर हम मौजूदा हालात से थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो यह बात बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कि अक्टूबर 2024 के समय से ही अयातुल्ला अली खामेनेई की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि उनकी पीठ पूरी तरह से दीवार से सट चुकी है और उनके पास बचने का कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, उसी वक्त इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत ही बड़ा और अचूक एयर स्ट्राइक किया था। इजराइल ने बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए उस पर कई हजार किलो के विशाल और बेहद विनाशकारी बम गिराए थे। उस हमले में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी।
और नसरल्ला की हत्या खामेनेई के लिए एक बड़ा निजी झटका थी, क्योंकि वो उन्हें दशकों से जानते थे। इसके ठीक बाद पिछले साल के जून महीने में ईरान पर जो भीषण इजरायली हवाई हमला हुआ, उसने तो ईरान की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी। उस जोरदार हमले ने पूरी दुनिया के सामने ईरान की दो सबसे बड़ी कमजोरियों की पोल खोल कर रख दी। पहली बड़ी कमजोरी थी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तरह से नाकामी, और दूसरी कमजोरी थी उन तमाम इस्लामी मिलिशिया समूहों के गठबंधन की लाचारी, जिसे खामेनेई ने इजराइल को डराने और रोकने के लिए बड़े जतन और पैसे से खड़ा किया था। ईरान ने पलटवार में मिसाइलों और ड्रोन्स की झड़ी तो लगाई, जिससे कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन वो इजरायली हमलों को रोकने के लिए काफी नहीं था। इस जंग ने तब और भी ज्यादा भयानक मोड़ ले लिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अमेरिकी बम वर्षक विमानों को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में भेज दिया। इस अचूक हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत ही गहरा और कभी ना भरने वाला गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह वही महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम था जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर अपनी जिंदगी के सबसे कीमती और लाडले प्रोजेक्ट की तरह पाल पोस रहे थे। उस छोटे से लेकिन विनाशकारी संघर्ष ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि इस बेहद सतर्क, हमेशा व्यावहारिक सोच रखने वाले खामेनेई के पास अब कोई भी अच्छा विकल्प बाकी नहीं बचा था। और दिलचस्प बात यह है कि यह एक ऐसी फंसी हुई स्थिति थी जिससे खामेनेई ने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा बचने की पूरी कोशिश की थी। खामेनेई का सफर मशहद शहर से शुरू हुआ, जहां वो एक मामूली मौलवी के बेटे के रूप में पैदा हुए थे। 1960 के दशक में उन्होंने शिया इस्लाम और कट्टरपंथी सोच को अपनाया। उनकी मुलाकात अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी से हुई, जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पश्चिमी सुधारों का विरोध कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि खामेनेई लियो टॉल्स्टॉय और विक्टर ह्यूगो जैसे पश्चिमी लेखकों को पसंद करते थे, फिर भी वो कट्टर पश्चिम विरोधी बन गए। शाह की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें कई बार जेल में डाला और प्रताड़ित किया, लेकिन 1978 के विशाल विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिससे शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और खुमैनी सत्ता में आ गए। नई कट्टरपंथी सरकार में खामेनेई तेजी से आगे बढ़े। 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो संविधान में बदलाव करके खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। उन्होंने तुरंत नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के पूरे सिस्टम पर अपना कड़ा कंट्रोल स्थापित कर लिया और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अपनी ताकत का मुख्य केंद्र बनाया। 90 के दशक में खामेनेई ने अपने सारे विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। विदेशों में बैठे उनके आलोचकों को चुन चुन कर मारा गया। जब 1997 में सुधारवादी मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति बने तो खामेनेई ने शासन की कट्टर विचारधारा को जरा भी कमजोर नहीं होने दिया। हालांकि उन्होंने 9/11 हमलों के बाद अमेरिका से बेहतर संबंध बनाने की खातमी की कोशिशों को नहीं रोका था, लेकिन 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अमेरिकी सेना का खून बहाने के लिए IRGC को पूरी छूट दे दी। उन्होंने इजराइल और अमेरिका, जिन्हें वो छोटा शैतान और बड़ा शैतान कहते थे, उन दोनों को डराने के लिए अपनी एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम की प्रॉक्सी फौज खड़ी की। इसमें गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती और सीरिया व इराक के कई इस्लामी मिलिशिया गुट शामिल थे। 2015 की न्यूक्लियर डील पर वो हमेशा से शक करते रहे, लेकिन उसे लागू होने दिया। इस दौरान देश के अंदर उठने वाली हर बगावत और विरोध प्रदर्शन को उनके पुलिस बलों ने बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन उनकी ये सारी चालाकियां और रणनीतियां गाजा युद्ध के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इजराइल के लगातार और घातक हमलों के सामने उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से बिखर गया। हमास तबाह हो गया, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मारे गए और हूती भी लाचार हो गए। वहीं दिसंबर में सीरिया में बशर अल असद के पतन के साथ ईरान का सबसे पुराना गठबंधन भी टूट गया। शनिवार को जब इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें खामेनेई के दफ्तर पर मौत बनकर बरसी तो उनके बनाए हुए इस विशाल नेटवर्क से उन्हें बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सका। CIA ने भी हाल ही में असेसमेंट दिया था कि अगर खामेनेई मारे जाते हैं तो IRGC के कट्टरपंथी नेता उनकी जगह ले लेंगे, जो इस हिंसक क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीते काफी लंबे समय से बीमार चल रहे अयातुल्ला अली खामेनेई का खौफनाक सफर आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है।
3 दशकों से ज्यादा वक्त तक ईरान की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाले इस नेता का बैलेंसिंग एक्ट अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है। ईरान की तकदीर अब एक बहुत ही खतरनाक दोराहे पर खड़ी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और कितनी तबाही देखने को मिलती है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।